हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग यूज ऑफ मिथ एंड सिंबल इन द वेस्टलैंड इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम द वेस्टलैंड पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें कि हम पोएम का एनालिसिस, पोएम का समरी डिस्कस कर रखे हैं। इस वाले वीडियो में ना स्पेसिफिक ये क्वेश्चन का आंसर यूज ऑफ मिथ एंड सिंबल ये डिस्कस कर रखे हैं, जो कि लगभग 6 पेज में नोट्स है ये। और अगर आप लोग के सिलेबस में द वेस्टलैंड है ना, तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में लास्ट 3-4 ईयर का क्वेश्चन देखोगे ना तो पूछा ही होगा एक ना एक बार। ये तो शॉर्ट आंसर में पूछे या तो लॉन्ग आंसर में पूछे, यूज ऑफ मेथ का यूज पूछ दिया हो, सिंबल का यूज पूछ दिया हो, तो ऐसा क्वेश्चन कंफर्म आया होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप लोग के सिलेबस में भी द वेस्टलैंड पोएम है। और नोट्स जो है हम काफ़ी इजी लैंग्वेज में बना रखे हैं, तो अगर नोट्स आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ आ जाता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से। इंट्रोडक्शन में है टी.एस. इलियट वॉज द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ द मॉडर्न एज। टी.एस. इलियट जो है मॉडर्न एज के सबसे प्रसिद्ध कवि में से थे। द वेस्टलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द 20th सेंचुरी लिटरेचर। उनका जो द वेस्टलैंड है ना, वो ना लैंडमार्क माना जाता है। लैंडमार्क इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक मेजर अचीवमेंट माना जाता है 20th सेंचुरी लिटरेचर का। ही हैज यूज मिथ एंड सिंबल इन दिस पोएम। इस पोएम में जो टी.एस. इलियट है मिथ और सिंबल का यूज कर रखे हैं टू शो द रिलेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड द पास्ट। प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम का मतलब वर्तमान समय से जो भूतकाल का समय है ना, उसके बीच में संबंध दिखाने के लिए ना इस वाली कविता में पोएट जो है मेथ और सिंबल का यूज करते हैं। इन द वेस्टलैंड में इलियट हैज ड्रॉन द मेथ एंड सिंबल फ्रॉम 2 सोर्सेज। मतलब इलियट जो वेस्टलैंड में मेथ और सिंबल का यूज कर रखे हैं ना, वो 2 सोर्स से 2 स्रोत से लिए हुए हैं। वन इज, उसमें से जो पहला है सर जेम्स फ्रेजर्स बुक द गोल्डन बाउ से, सर जेम्स फ्रेजर की बुक है द गोल्डन बाउ, उससे। एंड द अदर इज, और जो दूसरा है मिस जेसी वेस्टन फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। मिस जेसी वेस्टन की बुक है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। तो ये दोनों बुक का नाम और ऑथर का नाम दोनों ध्यान रखिएगा। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही हैज टेकन हिज मिथ फ्रॉम फ्रेजर्स कल्टिवेशन रिचुअल। फ्रेजर जो ऑथर है उसके कल्टिवेशन रिचुअल से वो मिथ का यूज कर रखे हैं। एंड मिस वेस्टन फिशर किंग एंड ग्रेल मिथ, और मिस वेस्टन के फिशर किंग और ग्रेल मिथ वाले स्टोरी से वो मिथ का यूज कर रखे हैं। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ मिथ। मिथ का यूज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सिंबल का यूज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। टी.एस. इलियट हैज एम्प्लॉयड 3 मिथ्स एज। टी.एस. इलियट जो है ना, एम्प्लॉयड का मतलब हो जाता है यूज किए हुए हैं, तो टी.एस. इलियट जो है 3 मिथ का यूज किए हुए हैं। जैसे कौन कौन सा वो हम आगे डिस्कस कर रखे हैं। द मिथ ऑफ द होली ग्रेल, द मिथ ऑफ द फर्टिलिटी, द मिथ ऑफ द टीरियसिस। ये 3 मिथ का यूज किए हुए। अब इन तीनों मिथ को ना हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, तो मिथ का यूज पूछ दिया तो आप यहाँ तक तो बिल्कुल लिखोगे ही। बाकी आगे का जो सेक्शन है ना, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो। अगर आपका जो आंसर है वो कम मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है ना, तो इस वाले सेक्शन को थोड़ा छोटा कर सकते हो, थोड़ा कम डिस्कस कर सकते हो। तो शुरू करते हैं सबसे पहला द मिथ ऑफ द होली ग्रेल, इसको डिस्कस करते हैं। द होली ग्रेल लीजेंड इज एसोसिएटेड विद एडवेंचर्स ऑफ द किंग अर्थर एंड हिज नाइट्स। जो होली ग्रेल लीजेंड है, लीजेंड इट मीन्स हो जाता है दंत कथा है ना, वो संबंधित है किंग अर्थर के एडवेंचर्स से और उनके नाइट्स इट मीन्स उनके योद्धाओं से। इलियट हैज कनेक्टेड द स्टोरी ऑफ द होली ग्रेल विद द फिशर किंग। इलियट जो है होली ग्रेल की कहानी को कनेक्ट किए हैं फिशर किंग की कहानी से। ही वॉज वेरी सेंसुअल एंड सिंफुल किंग। फिशर किंग जो रहता है ना, बहुत ज़्यादा सेंसुअल इट मीन्स कामुक, जो कि फिजिकल और सेक्सुअल प्लेजर के पीछे भागे, और सिंफुल किंग इट मीन्स पापी राजा रहता है। सो ही बिकेम सिक एंड हिज किंगडम सफर्ड फ्रॉम ड्राउट एंड फेमेन। इस वजह से जो वो राजा है अपने पाप की वजह से, अपने कर्मों की वजह से बीमार पड़ जाता है, और उसका जो किंगडम है, साम्राज्य है, वो ड्राउट इट मीन्स वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, फेमेन इट मीन्स अकाल पड़ जाती है। अकॉर्डिंग टू अनदर लीजेंड्स, और वहीं दूसरी कहानी के अनुसार, दूसरी कथा के अनुसार, द सोल्जर्स ऑफ द किंग रेप्ड द नन्स। जो सोल्जर्स थे किंग के, सैनिक थे, वो ना नन्स का इट मीन्स साध्वी जो मठ में रहती है ना, उनका रेप करते थे। अटैच टू द चैपल ऑफ द होली ग्रेल, जो होली ग्रेल के चैपल में नन थी। चैपल जो हो जाता है ना एक छोटा सा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं छोटा सा चर्च हो जाता है, छोटे चर्च को चैपल कहा जाता है। तो चैपल में जो नन रहती थी ना, उनका रेप करते थे जो सोल्जर्स थे। एज ए रिजल्ट ऑफ द सीन, और इसी पाप के परिणाम स्वरूप हिज किंगडम सफर्ड फ्रॉम फेमेन, के उनका जो किंगडम है वो सफर करता है फेमेन से, इट मीन्स उनके किंगडम में, साम्राज्य में अकाल पड़ जाती है। ठीक है, तो ये 2 कहानी है अकाल से रिलेटेड।
अब है द वेस्टलैंड ऑफ द फिशर किंग स्टैंड्स फॉर द वेस्टलैंड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वेस्टलैंड जो कि हम लोग फिशर किंग वाले स्टोरी में पढ़े, वो स्टैंड फॉर का मतलब हो जाता है सिंबल भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सिंबल है वेस्टलैंड ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब वो मॉडर्न वर्ल्ड के वेस्टलैंड को दिखाता है, ठीक है। द सिक किंग जो बीमार राजा है स्टैंड फॉर द सिक ह्यूमैनिटी, वो सिक ह्यूमैनिटी इट मीन्स जो मानवता कमजोर पड़ गई है ना मॉडर्न वर्ल्ड में, उस चीज का प्रतीक है। द सिकनेस ऑफ द फिशर किंग जो कमजोरी है फिशर किंग की, वॉज ड्यू टू सेक्सुअल ऑरिजीज, वो उसके सेक्सुअल ऑर्जीज की वजह से है। सेक्सुअल ऑर्जीज मतलब वो फिजिकल और सेक्सुअल जो उसकी चाहत है उस वजह से है। इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से द सिकनेस ऑफ मॉडर्न मैन की आधुनिक जो इंसान है, आधुनिक जो मानव है, उसकी जो सिकनेस है ना इज ड्यू टू देयर सेक्सुअल पर्वर्सिटीज, वो भी उसके सेक्सुअल पर्वर्सिटीज की वजह से उसमें वीकनेस है। आधुनिक मानव में भी सेक्सुअल पर्वर्टीज मतलब हम लोग बोल सकते हैं, मतलब पर्वर्टीज का मतलब यहाँ पे हो जाता है विकृतियाँ या हर्ट हो जाता है। तो इंसान भी जो है आज का वो भी सेक्सुअल प्रेजर के पीछे, फिजिकल प्रेजर के पीछे ज़्यादा भागता है। तो इस वजह से जो है इंसान में भी मानवता की कमी आ गई है, वो सिक हो गया है। सेक्स हैज बीन डिग्रेडेड टू एनिमल पैशन, सेक्स को जो है पशु जुनून में बदल दिया गया है। एंड नॉट एज ए मीन्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रू लव, और सेक्स को जो है एक ट्रू लव के एक्सप्रेशन के मीन्स के रूप में, ट्रू लव के एक्सप्रेशन के साधन के रूप में नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट मिथ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, द मिथ ऑफ फर्टिलिटी इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में इट हैज ए रेफरेंस टू द लैंड, मतलब एक लैंड का जिक्र किया गया है। इमाउस मेंशन इन द ओल्ड बाइबल, मतलब इमाउस नाम का लैंड है जिसको कि ओल्ड बाइबल में मेंशन किया गया, पुराने बाइबल में मेंशन किया गया है। तो उसी लैंड का ना जिक्र हम लोग की कविता द वेस्टलैंड में भी किया गया है। द लैंड बिकम बैरन, ये जो लैंड है वो बैरन बन जाती है, बंजर बन जाती है। एंड ड्राई, और सूख जाती है। ऑन अकाउंट ऑफ आइडोलेट्री ऑफ द ड्वेलर्स, कि वहाँ के जो निवासी होते हैं ना, ड्वेलर्स इट मीन्स निवासी, वो आइडोलेट्री करने लगते हैं, इट मीन्स मूर्ति पूजन शुरू कर देते हैं। इस वजह से जो वहाँ की भूमि है वो बंजर बन जाती है, वहाँ सूखा पड़ जाता है। वंस अपॉन ए प्रॉफिट, और एक बार जो है एक प्रॉफिट हम लोग बोल सकते हैं जो भविष्य जानता हो या भगवान का जो दूत है, तो एक प्रॉफिट टोल्ड, कहा देम टू वर्शिप गॉड, कि तुम लोग ना भगवान की पूजा करो, एंड टू गिव अप आइडोलेट्री, और जो तुम मूर्ति पूजन कर रहे हो ना उसको छोड़ दो। सो द वेस्टलैंड में बिकम फर्टाइल, तो हो सकता है जो वेस्टलैंड हो चुका है वो फर्टाइल हो जाएगा, मतलब उपजाऊ हो जाएगी फिर से जो है वेस्टलैंड। देयर आर रेफरेंस टू द बिब्लिकल वेस्टलैंड, इसमें बिब्लिकल इट मीन्स बाइबल के वेस्टलैंड का जिक्र किया गया है। इन द वर्ड्स लाइक वर्ड्स जैसे कि द रॉक, द ड्रेड ट्री, द ड्राई ग्रास मेंशन इन द फेमस पोएम द वेस्टलैंड, मतलब हमारी प्रसिद्ध कविता द वेस्टलैंड में जो वर्ड मेंशन किया गया है ना, द रॉक, द ड्रेड ट्री इट मीन्स भयानक पेड़, ड्राई ग्रास इट मीन्स सूखे घास, वो बिब्लिकल वेस्टलैंड के रेफरेंस में, बिब्लिकल वेस्टलैंड के संदर्भ में किया गया है। अब नेक्स्ट मिथ को डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ है जिससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आप लोग के एग्जाम में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन वाला पैटर्न फॉलो किया जाता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। द मिथ ऑफ टेरेसिस, अनदर लेजेंडरी फिगर इन द पोएम इज टेरेसिस, दूसरा जो लेजेंडरी फिगर है, प्रसिद्ध फिगर है इस पोएम का, वो है टेरेसिस द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द पोएम, जिसको कि इस पोएम का प्रोटैगनिस्ट भी कहा जाता है। वंस टेरेसिस शाउट टू सर्पेंट मेटिंग टुगेदर, एक बार जो है ना टेरेसिस दो सर्पेंट इट मीन्स दो सांपों को ना मेटिंग टुगेदर इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं संभोग करते हुए, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए ना देख लेता है। ही वॉज कर्स्ड बाय देम, तो अब उन सांपों के द्वारा ना इसको श्राप दिया जाता है टेरेसिस को। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए वुमेन, और ये टेरेसिस जो है एक वुमेन में बदल जाता है, श्राप के बाद एक औरत बन जाता है। आफ्टर 7 years, अब 7 साल बाद, ही साव द सेम सीन्स, 7 साल बाद फिर से वो सेम सीन्स देखता है, दो सांप को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए देखता है। एंड वॉज कर्स्ड, फिर से इसको श्राप दिया जाता है। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए मैन, और अब की बार ये श्राप की वजह से मैन बन जाता है। सो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बोथ, इस वजह से जो वो है ना एक्सपीरियंस किया हुआ है, अनुभव किया हुआ है लाइफ को दोनों तरह से, एज ए मैन एक आदमी के रूप में, एंड एज ए वुमेन एक औरत के रूप में भी। लेटर ऑन ही वॉज क्वेश्चन बाय द ज्यूस एंड हिज वाइफ हेरा, और बाद में ना टेरेसिस से क्वेश्चन किया जाता है ज्यूस के द्वारा। ज्यूस जो है किंग ऑफ गॉड्स हैं, तो किंग ऑफ गॉड्स और उनकी जो वाइफ है हेरा, ये ना क्वेश्चन करते हैं टेरेसिस से एज टू वेदर मैन इज मोर पैशनेट देन ए वुमेन, की जो मैन होता है वो ज्यादा पैशनेट होता है वुमेन से। तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए टेरेसिस से किया गया क्योंकि टेरेसिस जो है एज ए मैन भी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कर चुका था, आदमी के रूप में भी, और फिर औरत के रूप में भी 7 साल अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कर चुका था। इस वजह से जो है ज्यूस उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन ज़्यादा पैशनेट होता है, औरत या फिर मर्द। ही डिक्लेयर दैट, वो जवाब देता है, वुमेन वॉज मोर पैशनेट देन द मैन, कि वुमेन जो होती है वो ज़्यादा पैशनेट होती है, ज़्यादा सेंसुअल होती है, ज़्यादा कामुक होती है मैन से।
फॉर दिस, अब इस चीज के लिए हेरा कर्स्ड हिम, हेरा जो कि ज्यूस की वाइफ है वो उसको श्राप देती है विथ ब्लाइंडनेस, मतलब अंधा कर देती है श्राप की वजह से। एंड ज्यूस ग्रांटेड हिम प्रोफेटिक पावर, और जो ज्यूस हैं जो कि गॉड्स के किंग हैं वो उसको प्रोफेटिक पावर, इट मीन्स भविष्य देखने की पावर देते हैं। फॉर कंपनसेशन, कंपनसेशन इट मीन्स मुआवजे के रूप में, कि उसको अंधा होने का श्राप हेरा के द्वारा दिया गया ना, तो इसके बदले में ज्यूस जो है उसको भविष्य देखने का पावर देते हैं। अब ये यहाँ पे मैथ वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। 10 इस प्रकार टेरेसिस इज ए लिंक बिटवीन द वेस्टलैंड ऑफ किंग ओएडिपस एंड द वेस्टलैंड ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस प्रकार जो टेरेसिस है ना वो एक लिंक है, एक संबंध है किंग ओएडिपस के टाइम जो वेस्टलैंड था उसके, और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन के टाइम जो वेस्टलैंड है ना, दोनों के बीच संबंध का काम करता है टेरेसिस। ही इज इनलाइटेड कमेंटेटर ऑन द मॉडर्न वेस्टलैंड, वह एक इनलाइटेड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बुद्धिमान, कमेंटेटर इट मीन्स टिप्पणीकार है मॉडर्न वेस्टलैंड का। ही इज एन एम्बॉयडमेंट ऑफ ह्यूमन कंसाइंस एंड ऑफ हायर ह्यूमैनिटी, वह एम्बॉयडमेंट है, एम्बॉयडमेंट इट मीन्स प्रतीक है, ह्यूमन कंसाइंस इट मीन्स मानवीय विवेक का, एंड हायर ह्यूमैनिटी इट मीन्स उच्चतम मानवता का, विच डिप्लोर्स द लॉस ऑफ फेथ एंड मॉरल वैल्यूज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि निंदा करता है उस चीज़ का जैसे फेथ का लॉस हो गया है, मतलब आधुनिक दुनिया में जो है विश्वास की कमी हो गई है, मॉरल वैल्यूज इट मीन्स नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है ना, उसकी निंदा करता है। तो यहाँ पे मिथ वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिम्बॉल्स इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में सिम्बॉल्स को देखेंगे, और पहले हम सिम्बॉल्स क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं इस वाले सेक्शन में। ए वर्ड हैज़ टू टोल्ड मीनिंग, वर्ड जो कोई भी होता है ना उसका दो मीनिंग होता है, एक ओरिजिनल मीनिंग होता है, एक टारगेटेड मीनिंग होता है। सिम्बॉलिज्म इज द स्टडी ऑफ द टारगेटेड मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो सिम्बॉलिज्म जब भी हम पढ़ते हैं या सिम्बॉल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें है ना वर्ड के टारगेटेड मीनिंग को पढ़ते हैं। तो इस कविता में भी है जो वर्ड है उसका क्या टारगेटेड मीनिंग है, ऑथर क्यों वर्ड को यूज कर रखे हैं वो पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स इन द वेस्टलैंड। फॉलोइंग इट मीन्स निम्नलिखित में से कुछ इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स हैं जो कि वेस्टलैंड में है। पहला है सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ वाटर। तो वाटर का सिम्बॉलिक मीनिंग जो वर्ड यूज किया गया ना वाटर द वेस्टलैंड में, उसके सिम्बॉलिक मीनिंग को पढ़ लेते हैं। वाटर इज ए सिग्निफिकेंट सिम्बॉल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रेजरेक्शन थ्रू आउट दिस पोएम। वाटर जो है ना एक महत्वपूर्ण सिंबल है, संकेत है। बर्थ इट मीन्स जन्म का, डेथ मृत्यु का, रिजरेक्शन इट मीन्स मृत्यु के बाद या मृत्यु से जो जीवन फिर से होता है ना उसका एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है थ्रू आउट दिस पोएम, इस पोएम के दौरान। एट द पोएम्स बिगिनिंग, पोएम के स्टार्टिंग में वाटर स्टैंड्स फॉर लाइफ गिवर। वाटर जो है स्टैंड फॉर इट मीन्स प्रतीक है, लाइफ गिवर का, जीवन देने वाला है। एंड सिम्बोलाइजेज फर्टिलिटी, और सिम्बोलाइजेज फर्टिलिटी इट मीन्स उपजाऊपन का प्रतीक है। हाउएवर हालांकि इट ऑल्सो स्टैंड फॉर डेथ, ये डेथ का भी प्रतीक है, मृत्यु का भी प्रतीक है। इन द डेथ बाय वाटर, डेथ बाय वाटर जो वर्ड यूज किया गया है, जो लाइन यूज किया गया ना पोएम में, तो उस सेक्शन में ना वाटर जो है डेथ का प्रतीक है। इन द व्हाट द थंडर सेड सेक्शन, अब जो लाइन यूज किया गया है व्हाट द थंडर सेड उस सेक्शन में, वाटर इज सिंबल ऑफ होप। तो वहां पे वाटर जो है होप का सिंबल है, इट मीन्स आशा का संकेत है। बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलियट, इलियट इट मीन्स पोएट के अनुसार, द रेजरेक्शन, रेजरेक्शन इट मीन्स जो पुनर्जीवन होगा या फिर मृतकों में से कोई जीवित होगा, मृत्यु के बाद फिर से कोई जो जीवित होगा, और फिर डेसोलेट वेस्टलैंड इज ओनली पॉसिबल। जो डेसोलेट वेस्टलैंड है मतलब जो वीरान बंजर सा वेस्टलैंड है उसका ना रेजरेक्शन तभी पॉसिबल है, मतलब फिर से उसका जीवित होना तभी पॉसिबल है। एज ए ट्री दैट फाइंड्स ए न्यू लाइफ इन रेन वाटर, की जैसे ट्री में अगर रेन वाटर दिया जाता है तो वो उसको नया लाइफ मिलता है ना, उसी तरह वेस्टलैंड का भी जो है रेजरेक्शन पॉसिबल है। जैसे ट्री को वाटर मिलता है तो उसमें फिर से लाइफ आ जाती है, उसी तरह अगर डेसोलेट वेस्टलैंड में जो उजार वेस्टलैंड है उसमें फिर से रेजरेक्शन के लिए ह्यूमैनिटी को वापस लाना पड़ेगा, मानवता को वापस लाना पड़ेगा। ऑथर मेनली ये समझाना चाहते हैं। यहाँ पे हम पोएम का लाइन मेंशन कर रखे हैं, गंगा वॉज शंकन एंड द लिम्प लिप्स वेटेड फॉर रेन। अब नेक्स्ट है ड्राउट एज अ सिंबल ऑफ डेथ। ड्राउट इट मीन्स सूखा को एक डेथ के सिंबल के रूप में यूज किया गया है। अल्दाउ द पोएम डील्स विद फिजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट ऑफ वॉर। हालांकि पोएम जो है संबंधित है फिजिकल इट मीन्स शारीरिक, और इमोशनल इट मीन्स भावनात्मक जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है ना युद्ध का, वो दिखाया गया है, उस चीज से संबंधित है पोएम। द स्पीकर ऑफ द पोएम यूजेज ड्राउट एज अ सिंबल ऑफ डेथ। स्पीकर जो है इस पोएम का वक्ता वो ड्राउट इट मीन्स सूखा को डेथ के सिंबल के रूप में यूज करता है। यहाँ पे हम पोएम का लाइन यूज कर रखे हैं, हियर इज नो वाटर बट ओनली रॉक, रॉक एंड नो वाटर एंड द सैंडी रोड।
तो मतलब यहाँ बताया गया कि पानी कहीं भी नहीं है। ड्राउट इज द सिंबल ऑफ डेथ। ड्राउट इसमें जो सूखा होता है वो सिंबल है, प्रतीक है डेथ का। टू रेज कंसर्न्स अबाउट वेटिंग फॉर रेन, बारिश की प्रतीक्षा के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए। द स्पीकर सेज दैट, स्पीकर जो है पोएम के वक्ता जो है वो कहते हैं इवन लाइटनिंग विच इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, कि लाइटनिंग इसमें जो बिजली चमकता है, जो मतलब इस चीज का संभावना है कि बारिश होगी, इज इनफर्टाइल, वो भी इनफर्टाइल है, इट मीन्स बंजर है, मतलब ऐसी बिजली है जिससे बारिश हो ही ना। तो क्या हो गया कि वो इनफर्टाइल हो गई, मतलब सिर्फ संकेत देती है लेकिन वो बारिश वाली बिजली नहीं है। सो देयर इज होप ऑफ रेन इन दिस इनफर्टाइल लैंड, लेकिन यहाँ पे उम्मीद है क्योंकि बिजली चमक रहा है, इस वजह से उम्मीद है कि इनफर्टाइल लैंड में बारिश होगी। इफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न पीपल इज डन, अगर हम प्यूरिफिकेशन संपूर्ण हो जाए मॉडर्न पीपल का, जो मॉडर्न लोग जो करप्ट हो गए हैं, अनसिविलाइज्ड हो गए हैं, उनको अगर प्यूरिफाई कर दिया जाए, उनके अंदर से बुराई मिटा दी जाए, ह्यूमैनिटी के रास्ते पे वो चले, उनका प्यूरिफिकेशन हो जाए, तब ये बारिश जो है पॉसिबल है, वेस्टलैंड फिर से फर्टाइल हो सकता है। अब आगे है सिंबल ऑफ डिस्कनेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, कि कैसे ना डिस्कनेक्शन, एक मतलब दिखाया गया है कि अलग हो गया, एक इंसान जो होता है ना वो नेचर से बिल्कुल अलग हो गया है। द पोएम्स स्पीकर, पोएम का जो स्पीकर है, इन द गेम ऑफ चेस, मतलब पोएम में यूज किया गया एक सेक्शन में गेम ऑफ चेस, सेक्शन रिप्रेजेंट्स हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ नेचर। तो वो सेक्शन ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड के जो लोग हैं ना वो नेचर के साथ अपना कॉन्टेक्ट खत्म कर चुके हैं या कॉन्टेक्ट खो चुके हैं, कोई संबंध नहीं रहा है नेचर के साथ मॉडर्न वर्ल्ड का। ऑर्गेनिक लाइफ गिविंग स्पिरिट हैज बिकम इनऑर्गेनिक इनर्ट मैटर, ऑर्गेनिक लाइफ गिविंग स्पिरिट जो थी, मतलब जैविक जीवनदायिका भावना जो थी, वो अब अकार्बनिक निष्क्रिय पदार्थ बन गई है। यहाँ पे फिर से हम एक लाइन यूज कर रखे हैं, द चेयर सी शेट इन लाइक ए बर्नस थ्रोन ग्लोड ऑन द मार्बल। अब नेक्स्ट रिवर को एज ए सिंबल यूज कर रखे हैं। द पोएम रिफर्स टू गंगा इन हिमालय, पोएम में जिक्र किया गया है गंगा जो कि हिमालय में है ना, उसका जिक्र किया गया है, उससे संबंधित है। रिवर इज कॉल्ड द मदर ऑफ सिविलाइजेशन, रिवर इट मीन्स नदी को जो है ना मदर कहा जाता है, सभ्यता की जननी कहा जाता है। द रिवर सिंबलाइजेस, रिवर जो है यहाँ पे प्रतीक है द फ्लो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ में जो कंटिन्यूटी मतलब लगातार धारा प्रवाह होता है ना, लाइफ चलती रहती है, उस फ्लो का प्रतीक है रिवर। रिवर्स आर कंसिडर्ड शरण ऑल्सो, रिवर को ना शरण भी माना गया, इट मीन शांत निर्मल माना गया। इट सिंबलाइजेस डिस्ट्रक्शन एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, तो रिवर जो है यहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन इट मीन्स विनाश का प्रतीक है, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन इट मीन्स रचना का भी प्रतीक है। अब जो है सबसे आखिरी वाला बचा है सिंबल बुद्धिस्ट। द फायर सरमन इज द टाइटल टेकन फ्रॉम ए सरमन गिवन बाय बुद्धा, तो पोएम में ना द फायर सरमन टाइटल है, शीर्षक है, जो कि यूज किया गया है शर्मन, सरमन इट मीन जो उपदेश दिया गया था ना गौतम बुद्ध के द्वारा, उन्हीं के उपदेश से ये वर्ड द फायर सरमन लिया गया है। बुद्धा इनकरेजेस हिज फॉलोअर्स, बुद्ध जो है अपने फॉलोअर्स अनुयायियों को इनकरेज करते हैं टू गिव अप अर्थली पैशन, कि अर्थली पैशन इट मीन जो फिजिकल चीज होता है ना उसको छोड़ दो, जो भौतिक चीज होती है ना उसके पीछे मत भागो। बुद्ध अपने फॉलोअर्स को इस चीज के लिए इनकरेज करते हैं। बुद्ध प्रीच्ड नॉन वायलेंस, बुद्ध ने जो है अहिंसा का उपदेश दिया एंड वांटेड हिज फॉलोअर्स टू राइज स्पिरिचुअलिटी, और वह चाहते हैं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, आध्यात्मिक रूप से बढ़े। ये सिंबलाइजेस, वो प्रतीक है यूनिवर्सल नॉन वायलेंस इट मीन सार्वभौमिक अहिंसा के, एंड पीस इट मीन शांति के। तो यहाँ पे जो है ये सिंबल वाला सेक्शन भी खत्म हो गया, अब हम लोग का सिर्फ कंक्लूजन वाला सेक्शन बचता है। दस इन द पोएम, इस प्रकार कविता में द वेस्टलैंड पोएट है सक्सेसफुली ब्राउट अबाउट द यूज ऑफ मैथ एंड सिंबल्स, पोएट जो है सक्सेसफुली इट मीन बड़ी सफलतापूर्वक यूज किए हुए हैं मैथ और सिंबल्स का, टू रिप्रेजेंट हिज थीम, अपने थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑफ द स्टेरिलिटी ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, स्टेरिलिटी इट मीन्स हो जाता है बंजरपन को दिखाने के लिए ह्यूमन इंटेलेक्ट का, इट मीन्स मानवीय बुद्धि का, एंड कंसाइंस इट मीन्स मानवीय विकार का, एज ए पैरेलल टू द पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट इट मीन्स अतीत और वर्तमान के समांतर, मतलब अतीत और वर्तमान से कंपैरिजन करते हुए ना ऑथर ना मानवीय बुद्धि और मानवीय विकार के स्टेरिलिटी इट मीन्स बंजरपन को दिखाते हैं, और उसी चीज को दिखाने के लिए ना इस कविता में ऑथर सिंबल और मिथ का यूज किए हुए हैं। ही कन्वे द प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डीके, वो कन्वे करते हैं इट मीन्स व्यक्त करते हैं, प्रोफाउंड इट मीन्स हो जाता है गहन गहरा,
जो स्पिरिचुअल इट मीन्स आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक डीके आया है, आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक पतन हुआ है उसको कन्वे करते हैं। ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन एरा, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो स्पिरिचुअल एंड कल्चरल डीके आया है ना, उसको भी कन्वे करते हैं, उसको भी व्यक्त करने की कोशिश करते हैं थ्रू द यूज ऑफ मिथ एंड सिम्बॉल्स। मिथ और सिम्बॉल्स का यूज करते हुए इन द पोएम, कविता में, ही पेंट्स ए ब्लिक पिक्चर ऑफ ए वर्ल्ड इन क्राइसिस। वह संकट में ना इस दुनिया का एक धुंधला पिक्चर चित्रित करते हैं, इम्फेसाइजिंग इस चीज पे जोर देते हुए कि द अर्जेंट नीड फॉर स्पिरिचुअल रिन्यूअल, कि वर्ल्ड को ना एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल का अर्जेंट नीड है, बहुत मतलब तुरंत चाहिए वर्ल्ड को एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल, इट मीन्स आध्यात्मिक रिस्टेब्लिशमेंट, एंड कल्चरल रिजनरेशन इट मीन्स सांस्कृतिक उत्थान। ये दोनों जो है वर्ल्ड को अर्जेंट चाहिए, स्पिरिचुअल रिन्यूअल और कल्चरल रिजनरेशन। तो ये चीज़ ना प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं ऑथर सिम्बॉल्स और मिथ का यूज़ करके। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।